पार्ट 2 में आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। और पार्ट 1 में हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे राष्ट्रपति महोदय के बारे में। 52 से लेकर के आप 61 तक हम लोग इम्पीचमेंट तक पढ़ लिए थे वहां पे। और अब आइए अब 63 की बात करें। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यहाँ पे हम जब राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति का भी पद बहुत महत्वपूर्ण पद है, संवैधानिक पद है, और संविधान में ये दूसरा पद है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं ये क्या है, क्या इनका काम है, ये हम 64 में पढ़ेंगे। 64 ये कहता है कि राज्यसभा का ये पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। राज्यसभा के पदेन सभापति, क्योंकि उपराष्ट्रपति महोदय का काम है जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उनके जगह पर ये कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। लेकिन इनका जो सैलरी मिलता है, इनको जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं, वो राज्यसभा का सभापति के रूप में ये प्राप्त करते हैं। तो राज्यसभा के ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो आप ये समझिए। इसके बाद हम बताएंगे आपको कि कोई कैजुअल वैकेंसी होती है तो 65 में उस रिक्तियों को भरने का काम, इनका दो काम है। पहला काम सभापति का काम करेंगे, राज्यसभा का संचालन करेंगे, और दूसरा आकस्मिक रिक्ति अगर होती है राष्ट्रपति महोदय के विषय में, उस वक्त ये काम करेंगे। तो उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की, उनके अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में इनको काम करना है और कर्तव्यों का निर्वहन करना है। अगर राष्ट्रपति महोदय का डेथ हो जाता है, अगर उनका रिजिग्नेशन हो जाता है, और अगर उनको पद से हटाया जाता है, तो 65(1) बोलता है कि अगर उनका डेथ हो जाए, अगर रिजाइन कर दें, और अगर उनका रिमूवल हो जाता है, इम्पीचमेंट अगर हो, पारित हो गया, पास हो गया बहुमत से, और रिमूवल, तो इस 3 कंडीशन में ये आकस्मिक रिक्तियां होंगी और इस जगह पे ये काम करेंगे। और कब तक काम करेंगे? तो टिल द न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, तब तक काम करेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है। ये हमारा 65 का 1 का कहना है कि राज्य उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के डेथ हो जाने पे, या रिजाइन देने पे, या रिमूवल हो जाने पे इनको राष्ट्रपति का कार्यभार देखना है। और 65 के 2 में बोलता है कि ओइंग टू इलनेस, absence or any cause, the vice president shall discharge his function until the date on which the president resume his duties। तो 65(2) बोलता है कि अगर इलनेस हो जाए, ठीक है, अगर वो एब्सेंट हैं राष्ट्रपति, तो उनके वापस आने तक वो उस फंक्शन को राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। उनके आने तक, जब तक वो अपना आके पद नहीं संभाल लेते हैं, अगर बीमारी है, अगर अनुपस्थित हैं, तो वैसे जगह पे ये कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे, ये बताता है। और जब ऐसे ही काम करेंगे तो इनको वेतन और भत्ते के ये हकदार होंगे। जो राष्ट्रपति महोदय को मिलता था वही वेतन और भत्ता इनको यहां भी मिलेगा।
सेम सैलरी जो राष्ट्रपति महोदय को मिलता था वही वेतन और भत्ता इनको भी मिलेगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में तो काम करेंगे, आर्टिकल 64 ये कहता है, लेकिन कार्यवाहक के रूप में कब कब काम करेंगे तो 65 आर्टिकल का 1 ये कहता है कि कोई कैजुअल अगर वहां पे कोई ओकेजन आता है, कोई वैकेंसी क्रिएट होती है तो उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में यह काम करना है और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना है। इफ एनी डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऐसे सिचुएशंस अगर होते हैं तो, और कब तक करना है तो टिल न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड, ये भी बात है। अब 65(2) ये बोलता है कि ओइंग टू इलनेस, एब्सेंट और एनी अदर काउज द वाइस प्रेसिडेंट शैल डिस्चार्ज हिज फंक्शन एज द प्रेसिडेंट इन प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड टिल द प्रेसिडेंट रिज्यूम हिज ड्यूटीज, उनके आने तक ये काम करेंगे। जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो राष्ट्रपति का वो वेतन पाएंगे। तो ये कहता है 65 का 3 सैलरी। 66 आइए पढ़ते हैं, आर्टिकल 66 ये संबंधित है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव का प्रक्रिया भी वही है, याद कीजिए जो हमने राष्ट्रपति महोदय के बारे में पढ़ा था। अंतर यहां पे सिर्फ यही है कि यहां पे मनोनीत सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बनने वाली एक निर्वाचक गण इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो, तो वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा वही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पद्धति है और एकल संक्रमणीय मत है के द्वारा किया जाएगा और ये गुप्त मतदान होगा। यही इनका इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतलब लोकसभा, राज्यसभा, तो इसमें ऑल मेंबर्स मींस इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। यहां पे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए यहां पे दोनों को दिया जाता है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों यहां पर रहेंगे। और ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में है कि जो मेंबर है उनका जो सभी दोनों को मिला के एक मत बनेगा और वो निर्वाचन गण होगा दोनों सदनों से मिलकर के, और उसके अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसको हम प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वही चीज यहां भी है। ये ऑल मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। 69 आर्टिकल 69 में बताया गया है शपथ या प्रतिज्ञान से उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया जाएगा। प्रतिज्ञान तो आप देखिए कि आप जानते हैं कि हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं ये राष्ट्रपति महोदय के समक्ष अपना शपथ और प्रतिज्ञान करते हैं। ये संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि उनके समक्ष जाएंगे, राष्ट्रपति उनको पद और जो गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। उसके बाद आइए आर्टिकल 71, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैटर्स रिलेटिंग टू कनेक्टेड विद द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद अगर होता है तो जो ये मैटर है शैल बी फाइनल बाय द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। कोई भी मैटर्स है रिलेटिंग और टू कनेक्टेड विद द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की बात कही गई है तो द जजमेंट शैल बी फाइनल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर इनके राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित
कोई विषय किसके द्वारा? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड ये करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत बार यूपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी, जेपीएससी सब में पूछा गया है ये, कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई वाद होता है, कोई विवाद होता है, तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय संविधान में यह व्यवस्था है कि आर्टिकल 71 के तहत इसे व्यवस्था की गई है कि जो जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी फाइनल। अब आइए 71 का 2 क्या बोलता है? अगर उच्चतम न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाए, वाइड, अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि नहीं, इनका जो निर्णय आया कि इनका जो चुनाव है गलत हुआ है, किसी भी प्रकार से अगर उसमें कुछ गड़बड़ी की अगर आशंका थी तो उसको अगर घोषित अगर सुप्रीम कोर्ट करता है, उसको वाइड शून्य कर देता है, तो उनके द्वारा किए गए कार्य, मतलब कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के द्वारा जो काम किए गए हैं उस वक्त अवधि में वो अविधिमान्य नहीं होंगे, गैर कानूनी घोषित नहीं किए जाएंगे। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 71 का 2। ये 1 था ऊपर वाला और ये 2 है। तो ये 2 क्या बोलता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके निर्वाचन को अगर शून्य घोषित कर दिया जाता है, कर दिया जाए, तो उनके द्वारा किए गए कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे। अगर राष्ट्रपति महोदय या उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव शून्य हो जाता है, उनको पद से हटाने का बात कह दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उस पीरियड में जितने पीरियड वो बने रहे और जो जजमेंट का पीरियड है उस टाइम तक जितने भी वो डिसीजन लिए हैं वो गैर कानूनी या अविधिमान, जो विधि के अनुसार, उसका अपोजिट, जो विधि के अनुसार नहीं माने जाएंगे, ऐसा अविधिमान्य नहीं होंगे, माने कि वो मान्य होंगे, विधि के अनुरूप होंगे, ऐसा बात कहा गया है 71 का 2 में। अब आइए 72 क्या कहता है? तो 72 कहता है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस, क्षमादान, शॉर्ट में समझ लीजिए, आर्टिकल 72 क्षमादान से है। क्षमादान किसको? कोई व्यक्ति को अगर सजा मिलती है कोर्ट के द्वारा, फांसी का सजा मिल गया, डेथ सेंटेंस होता है, तो उस सेंटेंस को, फांसी की सजा को बरकरार रखने का, कम करने का, सजा को कम करने का, माफी देने का अधिकार यहाँ पे क्षमादान का 72 में केवल भारत के राष्ट्रपति को है, उपराष्ट्रपति को नहीं है, राज्यपाल को नहीं है, किसी को भी नहीं है। ये चूंकि तीनों सेना के सर्वोच्च कमांडर हैं और सबसे ऊपर है, संविधान में इनका पद सबसे ऊपर है, इसलिए इनको पावर यहां पर दिया गया है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस, कम कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं और सस्पेंड भी कर सकते हैं। 74 में आइए अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 74 क्या कहता है। तो राष्ट्रपति को सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये 74 बोल रहा है, आर्टिकल 74, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। एक मंत्री परिषद होगा। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ द पीएम, प्राइम, और प्रधानमंत्री जो होंगे इसके हेड होंगे, प्रमुख होंगे।
ये बोलता है 74। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। ठीक है। अब आइए आर्टिकल 75 का 1। अब आइए आर्टिकल 75 का 1 ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होंगे? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनके एडवाइस पर, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंटेड। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। ये हमारा 75 है। 75 का 1 ये कहता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद सहित मंत्रियों की संख्या, कुल संख्या जो है लोकसभा के सदस्यों के 15%। आपको पता है 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 क्या था? 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में यह व्यवस्था की गई थी संविधान में कि जो लोकसभा का या विधानसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 15% मंत्रिपरिषद की संख्या होगी। जिसमें पीएम शामिल होंगे। पीएम अगर केंद्र की बात करें तो पीएम, और राज्य की बात करें तो सीएम को जोड़कर 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये यहां पे मंत्रिपरिषद 75(1) में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। और 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला, क्योंकि यहां पर 15% तक मंत्रियों की संख्या, जिसमें कि प्रधानमंत्री भी शामिल है। अब आता है इन लोग का कि इनका कार्यकाल क्या होता है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल क्या होता है। तो 75(2) में बोलता है, आप तो जानते हैं लोकसभा 5 साल के लिए होती है, तो मंत्री का कार्यकाल भी 5 साल के लिए होगा। होगा होगा कि नहीं होगा? जब 5 साल के लिए पीरियड ही है। लेकिन ऐसा परिस्थिति अगर आ जाए और किसी मंत्री को हटाना हो तो इसको कहा गया है कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति उनको हटाने का पावर रखते हैं। तो यहां पे यही बताया गया है कि एट द प्लेजर जो है वो प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। इनका यही कहना है कि जो ये है मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ये देखिए 75 का ये 2 बताता है। जो मंत्री परिषद है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जब राष्ट्रपति चाहेंगे तो हटा देंगे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसा लिखा गया है। तो उसके लिए एडवाइस प्रधानमंत्री देते हैं कि किनको रखना है, किनको हटाना है, इनसे अच्छा काम नहीं चल रहा है, किनको विभाग बदलना है। तो ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर निर्भर करता है। और इसलिए संविधान का 75(2) में यह कहा गया है कि द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब आइए 75 का 3 क्या बताता है। 75 का 3 बोलता है कि मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। सेवेंटी फाइव का 2 बोलता है कि जो मंत्रिपरिषद है इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 75 का 3 यही बोलता है।
कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। किसके? तो टू द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा। कलेक्टिवली शब्द देखिए, यहां संविधान में कलेक्टिवली शब्द लिखा हुआ है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से उत्तरदायी। पूरा मंत्रिपरिषद की हम बात कर रहे हैं। केवल मंत्री रहेगा तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल जब बात होगा तो यह लोकसभा का प्रति होगा, कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से। तो यहां पे 75(3) जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। तो मंत्रिपरिषद इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, याद रख लीजिए 75 का 3। अब आइए 75 का 4 कि शपथ जो है वो मंत्रियों के पद एवं गोपनीयता की है। 75 का 4, अब जब मंत्री आप बना रहे हैं तो उसको शपथ दिलवाइएगा। शपथ क्या चीज का लेंगे? ये पद और गोपनीयता। अच्छा, आपको याद भी होगा कि हम आपको बताए थे कि शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में बताया गया है कि मंत्री परिषद का शपथ के बारे में संविधान की तीसरी अनुसूची में भी बताया गया है। और यही चीज यहाँ 75(4) भी बता रहा है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। 75 आर्टिकल का जो सब क्लॉज 5 है, ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है तो वो अधिकतम 6 महीने तक संसद के सदस्यता ग्रहण कर ले, नहीं तो वो 6 महीने के बाद मंत्री पद से उनका समाप्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसलिए कोई व्यक्ति अगर संसद सदस्य नहीं है तो अधिकतम 6 मास तक वो मंत्री पद बने रह सकते हैं। यही है 75 का 5। कोई व्यक्ति अधिकतम 6 मास के लिए मंत्री पद पर रह सकते हैं अगर वो संसद के सदस्य नहीं हैं। हमारे संविधान में यह प्रोविजन किया गया है कि हम किसी भी व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री चाहें तो मंत्री बना सकते हैं। अगर वो सदन के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में अगर सदस्यता ग्रहण नहीं किया है, चुनाव नहीं जीता हो, तो भी वो संसद के मंत्री के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन उसकी अधिकतम सीमा 6 महीने तक, 6 मास ही रखी गई है। 6 मास के पहले उनको चुनाव जीत लेना होगा और चुनाव निर्वाचित होने के बाद उनकी जो मंत्री पद है वो फिर आगे के लिए बरकरार रहेगी। और 75 का 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ये बताता है कि संसद जो है वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। वेतन एवं भत्ते किनके? तो मंत्रियों के, टाइम टू टाइम, समय समय पर। निर्धारित किए जाएंगे। तो संसद का ये काम है मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण करना समय समय पर। जब जरूरत पड़ेगी संसद उस पर निर्णय लेंगे और इनका वेतन और भत्ता निश्चित किया जाएगा। आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में आज हम पढ़ेंगे भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आप जानते हैं अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं? महान्यायवादी, जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं, जो सरकारी महाधिवक्ता राज्यों में होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के लिए महान्यायवादी शब्द का उपयोग किया गया है संविधान में। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हत किसी व्यक्ति
को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेंगे। तो ये महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और किसको करेंगे? जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट माने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। जिस व्यक्ति में न्यायाधीश बनने के गुण हैं, उनका क्वालिफिकेशन है, उनकी योग्यता है, उनको महान्यायवादी के रूप में राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के तहत उनको अपॉइंट करेंगे। द प्रेसिडेंट shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court to be Attorney General for India। ये 76 का 1 है। अब आइए 2 क्या बोलता है? वह भारत सरकार के विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देंगे और विधिक स्वरूप कर्तव्यों का पालन करेंगे जो राष्ट्रपति उनको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। तो भारत सरकार के विधि सलाहकार हैं, समझिए बात को। लॉ एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो उनको विधि के सलाह देंगे, विधि संबंधी विषयों पर सलाह देंगे। भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देंगे और उनको जो कानून संबंधित जो बातें हैं, विधिक अपना जो कर्तव्य का पालन करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जो जो काम उनको सौंपा जाएगा टाइम टू टाइम, वो करेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा विधि संबंधी सौंपे गए कार्यों को समय समय पर निर्वहन करेंगे। ये काम है हमारे भारत के महान्यायवादी का, जिनके विषय में यह कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों और विधि संबंधी विषयों पर भारत सरकार को सलाह देंगे, और राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई काम उनको बताया जाता है तो वो राष्ट्रपति उनको समय समय पर अगर कुछ निर्देशित करते हैं, कुछ डायरेक्शन देते हैं, तो उनका भी उनको निर्वहन करना होगा। तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो एक यही वो शख्स है महान्यायवादी, जो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जो न्यायालय है वहां पे वो जा सकते हैं और वो सुनवाई का अधिकार रख सकते हैं, भारत सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख सकते हैं। तो ये महान्यायवादी को ये असीम जो है अधिकार प्राप्त है संविधान के तहत। 76 का 3 सब क्लाउज 3, भारत के किसी भी न्यायालय क्षेत्र में, भारत के किसी भी राज्य के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार। अगर आपसे प्रश्न ये पूछता है कि क्या महान्यायवादी को सभी न्यायालयों में उपस्थित होकर भारत सरकार का पक्ष रखने का अधिकार है, तो किस संविधान के अनुच्छेद के तहत? तो आपका उत्तर होगा 76 का 3। The duty
of the Attorney General to give advice to the government and to perform such other duties as assigned to him by the President. ये वाला 76 का 2। इसके बाद आइए थर्ड क्या बोलता है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल shall have right of audience in all courts in the territory of India.